अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जावास्क्रिप्ट के हम फर्दर 2 चैप्टर्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा कंट्रोलिंग फ्लो विथ कंडीशनल्स एंड लूप्स। तो बेसिक इसके अंदर जो है वो हमारे पास वही डिसीजन मेकिंग और लूप्स के कॉन्सेप्ट्स ही आ रहे हैं, तो उसको हम एक दफ़ा यहाँ पर स्पीडली गो थ्रू कर लेते हैं। और इसके अंदर कुछ नए कंस्ट्रक्ट्स भी हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको भी हम जो है वो उनको डिस्कस करते हैं। तो इफ़ जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वन वे डिसीजंस होते हैं बेसिकली इसके अंदर। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन समथिंग विल हैपन और अदरवाइज नथिंग विल हैपन। तो इफ़ कंडीशन को जो है वो आप यूज़ कर लेंगे और जो आपके पास रिलेशन ऑपरेटर्स हैं वो उसी तरह से जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर थे वो उसी तरह से यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको सिंटैक्स जो है वो बताया जा रहा है, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, नॉट को वो यूज़ करके यहाँ पर आपको बता रहा है। प्रॉम्प्ट का फंक्शन आ रहा है जी नेक्स्ट। अगर आप यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, वैसे हम यूज़र इनपुट के लिए जो है वो प्रॉम्प्ट को नॉर्मली हम यूज़ करते नहीं हैं। हम यूज़र इनपुट के लिए फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने HTML के अंदर देखा था, HTML5 के अंदर आप जो है वो फॉर्म वगैरह आप बना सकते हैं और बहुत सारे उसके अंदर नए भी उन्होंने विजेट्स जो हैं वो HTML5 के अंदर ऐड किए हुए हैं। लेकिन बहरहाल एक प्रॉम्प्ट की ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन है जिसको यूज़ करते हुए आप यूज़र से इनपुट जो है वो आप ले सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन को आपने यूज़ कैसे करना है वो जी यहाँ पर आपको बता रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आपको ये डिस्कस कर रहा है वो आपके साथ के जो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वर्जन है, आई थिंक 7 वर्जन, हाँ जी 7 वर्जन, उस में जो है वो प्रॉम्प्ट को वो सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली। इज़ नो लॉन्गर इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, तो वो आपको इनेबल करना होगा। लेकिन अगर आप चूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम वगैरह, तो उसके अंदर जो है ये स्टिल बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्ड है। तो आप प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़र से कोई इनपुट वगैरह लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि चले हम यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक प्रॉम्प्ट का फंक्शन जो है वो लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट जो है वो आपको शो करवा रहा है एंटर अ नंबर बिलो 100। फॉर एग्जांपल मैं इसको एंटर नहीं कर रहा बिलो 100, तो मैंने जैसे उसे ओके किया तो अब ये आपको एक अलर्ट मैसेज जो है वो आपको दे रहा है। तो प्रॉम्प्ट और अलर्ट को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। प्रॉम्प्ट यूज़ हो जाएगा इनपुट लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट का फंक्शन है। आगे हम कोई भी स्ट्रिंग दे देंगे, वो स्ट्रिंग जो है वो एज अ टेक्स्ट या एज अ मैसेज जो है वो प्रॉम्प्ट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं इनपुट के लिए। लेकिन अगर आपने मल्टीपल इनपुट्स लेनी है तो ज़्यादा बेटर अप्रोच यही है कि आप एक प्रॉपर अपना फॉर्म डिज़ाइन कर लें और फॉर्म के थ्रू आप यूज़र से इनपुट लें। तो यहाँ पे आपको उसी का डेमो जो है वो इधर दे रहा है। कंपाउंड कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। आप अपनी कंडीशंस को और के साथ एंड के साथ जो है वो आप जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। आप एंड और का जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर जो है वो देखा हुआ है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो अब बहरहाल अब ये डिपेंड करेगा कि सिनेरियो क्या है, वहाँ पर आपने एंड यूज़ करना है और यूज़ करना है। तो सिंबल्स हमारे पास उस तरह से ही हैं एंड और के, जैसे कि आप जावा के अंदर या आप C++ के अंदर जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, जिसको आप इफ़ एल्स इफ़ लैडर भी कह देते हैं या एक्सटेंडेड इफ़ एल्स भी कह दिया जाता है कि आपके पास इफ़ है, उसके बाद एल्स इफ़ है और फिर उसके बाद अगर और फर्दर कोई ऑप्शंस हैं तो फिर मज़ीद एल्स इफ़ लगाया जा सकता है और लास्ट के अंदर आप एक ऑप्शनल पार्ट एल्स लगा सकते हैं। आखिर में एल्स देना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, देना चाहें तो आप दे लें, नहीं देना चाह रहे तो आप ना दें। तो लेकिन बहरहाल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ चॉइसेस आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए इसको एक्सटेंडेड इफ एल्स भी कह दिया जाता है। जैसे अगर आपके पास 3 आपके पास ऑप्शन थी तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि इफ़ कंडीशन, फिर एल्स इफ़, एक और कंडीशन और फिर लास्ट के अंदर आपने एल्स लगा दिया। तो 3 आपके पास ऑप्शन को ये कवर कर रहा है ये स्ट्रक्चर। फर्दर हो 3 से ज़्यादा हो, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो बहरहाल उसके अंदर आप इसी स्ट्रक्चर को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले इसको यूज़ किया हुआ होगा। मल्टीपल लेवल्स ऑफ कंडीशंस एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप
कुछ यूज़र की इनपुट को अगर आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं, आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो यूज़ कर रहा है। प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसके अंदर ईमेल वगैरह की वैलिडेशन जो है वो करवा रहा है। तो आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं स्लैशेस के साथ। एक स्लैश इधर है जी, एक स्लैश ये है, और उसके बाद जो है ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पाइप साइन जो है वो यहाँ पे उसने लगाया है कि इनमें से आपके पास ये इनपुट आ जाए या ये इनपुट आ जाए, इनमें से कोई भी इनपुट जो है वो अगर आ जाती है। जैसे क्योंकि जब आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं तो आप यूज़र को ऑब्वियसली गाइड तो ज़रूर कर सकते हैं कि अभी आपने इस तरह की इनपुट जो है वो आपने देनी है, लेकिन ऑब्वियसली आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यूज़र इनपुट कुछ भी कर सकता है, तो वो यहाँ पर उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू उसको जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि अगर उसने कुछ इस तरह से नंबर्स इनपुट कर दिए हैं, यानी कि वर्ड्स की फॉर्म के अंदर उसने अगर एंट्री कर दी है, तो वो आपको ये वाला मैसेज दे देगा। अदरवाइज़ जैसे कि उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर उसने वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिखा, या उसने कुछ और लिख दिया, 12 लिख दिया, तो ऑब्वियसली फिर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और फिर वो एल्स इस पार्ट के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। काफ़ी फ्लेक्सिबल और एक हैंडी सा वे है रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए अपनी अपनी वैलिडेशन जो है वो करना, इनपुट्स को वैलिडेट करना। टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर 3 आपके पास जो है वो ऑपरेंड्स होते हैं, बिल्कुल सेम वही जो आपके पास सी प्लस प्लस और जावा में भी अवेलेबल है, सी शार्प में भी अवेलेबल है, कि जिसके अंदर आप एक पहले कंडीशन दे देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर ट्रू स्टेटमेंट आ जाती है, फिर कॉलन और फिर फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है। तो वो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। टर्नरी आपके पास ही ऑपरेटर है। स्विच है जी, स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल सेम, जहाँ पे भी आपके पास मोर देन आप कह लें कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे या तो आप इफ एल्स लैडर यूज़ कर लेंगे, एक्सटेंडेड इफ एल्स यूज़ कर लेंगे, या फिर आप जो है वो स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं। स्विच यूज़ किया जा सकता है। आप यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग दे सकते हैं, केस के अंदर स्ट्रिंग पास की जा सकती है, अनलाइक सी सी प्लस प्लस। लास्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर आपके पास जो कंडीशन है वो कहीं पे भी अगर मैच नहीं करती किसी भी केस के साथ, तो फिर आपके पास डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे सी प्लस प्लस के अंदर किया जाता था, तो यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हमारी यूज़ होगी। मल्टीपल अगर आपके पास सिनेरियोज हैं और उनमें अगर आपने उनके अगेंस्ट अगर एक ही एक्शन लेना है, तो आप इस तरह से विदाउट ब्रेक जो है वो आप मल्टीपल केसेस जो है वो आप साइमल्टेनियसली आप कंटिन्यूसली आप दे सकते हैं। जैसे केस यूएस, केस ऑस्ट्रेलिया, केस ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों केसेस के अंदर वो आपको बता रहा है कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी, ठीक है। उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया। जर्मनी के लिए वो आपको बता रहा है जर्मन लैंग्वेज है, या पुर्तगाल के लिए जो है पुर्तगीज़ है। तो आप इस तरह से मल्टीपल जो है वो चॉइसेस को कंबाइन भी कर सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है जी। आगे लूप्स हैं, बिल्कुल सेम वही हमारे पास वाइल कीवर्ड, आगे कंडीशन, ब्लॉक, एंड एट द एंड ऑफ ब्लॉक जो है वो आप एक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कोई और स्टेटमेंट, जिसकी वजह से एक वक्त आए कि आपकी कंडीशन जो है वो गिवन कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। अदरवाइज इन्फिनिटी में जो है वो हमारा कोड जा सकता है, जिसको ऑब्वियसली हमने अवॉइड करना है। एटलीस्ट वंस अगर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं एटलीस्ट वंस, तो उसके लिए फिर आप जो है वो डू वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं। सिंटैक्स जो है वो यहाँ पर आपको बता रहा है, बिल्कुल सेम वही सिंटैक्स, सी सी प्लस प्लस वाला जावा वाला सिंटैक्स है। डू लिखेंगे, ब्लॉक बना लेंगे, स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और एंड पे वाइल और कंडीशन एंड देन सेमी कॉलन जो है वो आपने एंड पे प्लेस कर देना है। तो ये वही सिंटैक्स जो है वो आपके पास डू वाइल लूप का भी अवेलेबल है। फॉर लूप है सेम उसी सिंटैक्स के साथ, सी प्लस प्लस और जावा वाले सिंटैक्स के साथ। फॉर को यहाँ पर वो एरेस के साथ यूज़ करना बता रहा है, एरे की लेंथ गेट की, और लेंथ गेट करने के बाद वो उस लेंथ तक जो है वो लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक फॉर इन लूप है, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो एक फॉर इन लूप है, इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है फॉर, आगे वेरिएबल आ जाएगा, आपके पास वेरिएबल का नेम इन माई ऑब्जेक्ट,
बेसिकली जहाँ पर आप कलेक्शंस को पे वर्क कर रहे होते हैं, आप जैसे एरेज हो गए या आपकी कोई और कलेक्शन हो गई है, तो उस कलेक्शन को ट्रैवर्स करने के लिए, उसके एक एक एलिमेंट को विज़िट करने के लिए हम इस टाइप की लूप जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा आप कह लें कि यूज़ करना इस तरह के लूप्स को हमारे लिए ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं देखना पड़ता कि उस कलेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे प्रीवियस लूप के अंदर उसने पहले नंबर ऑफ आइटम्स गेट किए हैं और उसकी लेंथ को यूज़ किया, और लेंथ को यूज़ करने के बाद फिर उस तक जो है वो लूप चला रहा है। यहाँ पे जस्ट आपने जो है वो कुछ इस तरह से आपने अपनी लूप बना देनी है। तो इसके अंदर माई ऑब्जेक्ट जो आपकी कलेक्शन है, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब के लिए 1 बाय 1 ये लूप जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। बिल्कुल सेम इसी स्टाइल की लूप जो है वो आपके पास सी शार्प में भी अवेलेबल है, सेम आप कह लें कि कीवर्ड्स के साथ। तो वहाँ पर फॉर ईच लूप है, यहाँ पे सिर्फ फॉर है। फॉर ईच भी वैसे यहाँ पर इसके अंदर आगे आएगी। बाकी सेम ये कॉन्सेप्ट जो है वो वही सी शार्प वाला ही कॉन्सेप्ट है। जावा के अंदर फॉर ईच लूप जो है वो अवेलेबल नहीं होती। जावा में जस्ट सिंपल फॉर है। आप फॉर को ही कलेक्शन की वैल्यूज़ को ट्रेवर्स करने के लिए आप उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फॉर ईच लूप है, लेकिन ये फॉर ईच लूप जो है ये बड़ी न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई गई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए मे भी के सारे ब्राउज़र्स जो है वो उसको सपोर्ट ना करते हों। ठीक है, यही हमने एक ड्रॉबैक भी देखा था कि जब आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हर ब्राउज़र का जो बिहेवियर है अगेंस्ट जावास्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्राउज़र। तो फॉर ईच लूप जो है वो यहाँ पर आपके पास है, बिल्कुल सेम वही सिंटैक्स जो अभी हमने फॉर इन में देखा था। फॉर ईच बस कीवर्ड आपका ईच का आ जाएगा, बाकी वाला पार्ट आपका बिल्कुल सेम वही वाला है। वैलिडेटिंग फॉर्म्स विद कंडीशनल्स, आप अपने फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए, जैसे अभी मैंने एक कोड एग्जीक्यूट करके दिखाया जिसके अंदर वो एक इनपुट ले रहा था, और अगर आप इनपुट 100 से ग्रेटर कर देंगे तो वो आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करवा रहा था। तो आप इस तरह से जो अभी इनपुट्स आप यूज़र से ले रहे हैं आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म की इनपुट को वैलिडेट करना हो तो फॉर्म की इनपुट को वैलिडेट करने के लिए आप कुछ इस तरह से सिंटैक्स जो है वो यूज़ करेंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट और डॉट फॉर्म्स ऑफ ज़ीरो। आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज के ऊपर आप मल्टीपल फॉर्म्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मल्टीपल फॉर्म्स होंगे तो फॉर्म्स ऑफ ज़ीरो का मतलब ये है कि आप फर्स्ट फॉर्म की जो है वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से कि एरेस में होता है। तो बेसिकली फॉर्म्स एक कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है फॉर्म्स। तो अगर आप पहले फॉर्म को रेफ़र करना चाह रहे हैं तो आपने वहाँ पर इंडेक्स उसका 0 मेंशन कर दिया, और आगे आपके पास जो है ये विजिट है, आपके पास जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया था फॉर्म के ऊपर, ये उस ऑब्जेक्ट का नाम है, और डॉट वैल्यू से उसके कंटेंट्स जो हैं वो आप गेट कर लेंगे। इसी तरह का कोड जो है वो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, जिसके अंदर हमने फंक्शंस को यूज़ किया था और हमने फॉर्म की वैल्यूज़ को फैच किया, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, रिजल्ट दोबारा फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। तो उसके लिए फिर आप इस तरह का पैटर्न यूज़ करेंगे। ये उसने जो है वो यहाँ पे इसका फॉर्म बना दिया, जिसमें आप फॉर्म आईडी, माय फॉर्म, एक्शन, हैश उसने यूज़ किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन जो है आप उसके अंदर आपको स्क्रिप्टिंग फाइल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग फाइल को मेंशन किया जा सकता है। हैश यूज़ करने का मकसद ये है कि जो आपका स्क्रिप्ट जब आपका रन होगा, ये जो कोड रन होगा वो बेसिकली इसी फॉर्म के ऊपर ही, यानी इसी पेज के ऊपर ही उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। यानी जब सबमिट आपका जो है एग्जीक्यूट होगा तो वो आपका कोड जो है वो इसी फॉर्म के ऊपर ड्रॉप कर दिया जाएगा, और यहीं पर ही जो आपने स्क्रिप्ट लगाया हुआ है वो उसको बेसिकली हैंडल कर लेगा। तो इसलिए उसने यहाँ पर ये हैश यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर वो जो एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो यूज़ कर रहा है, इसका नाम उसने रखा है यूज़र नेम, और आईडी भी इसने, इसका आईडी उसने रखा है नेम टेक्स्ट। तो जब वो यहाँ पर एक्सेस कर रहा है तो उसने यहाँ पर उसके आईडी के साथ उसने उसको एक्सेस किया है नेम टेक्स्ट डॉट वैल्यू, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, फॉर्म्स, कलेक्शन, और उसमें से कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म जिसका इंडेक्स 0 होगा, और आगे उसका कौन सा एलिमेंट, उसका एलिमेंट जिसका आईडी नेम टेक्स्ट है, और डॉट वैल्यू मतलब उसके जो कंटेंट्स हैं वो आपको रिट्रीव हो जाएंगे।
आगे उसके ऊपर आपने जो भी कंडीशन लगानी है, जैसे वो यहाँ पे लगा रहा है कि इफ़ नेम इक्वल्स टू स्टीव, हेलो स्टीव, वेलकम टू मशीन, और एल्स इफ़ नेम टिम, तो हेलो टिम, और एल्स वो कहता है कि हेलो, और आगे जो भी नेम होगा वो नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वो इस तरह से फॉर्म की वैल्यूज़ को गेट करना जो है वो आपको बता रहा है, उस फंक्शन के अंदर आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे वो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ गाइड किया जा रहा है। एक्सरसाइज है, इसको आप लोग देख लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस आ रही हैं जी, कि फंक्शंस को आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं एक और छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा।